ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चलते चलते। कुछ बात हुई, मुलाकात हुई, और आज हमारी मुलाकात हो रही है बीजेपी के कद्दावर नेता हरेंद्र प्रताप से। हरेंद्र जी, बातें राजनीति पर बड़ी दो टूक आपने कही। जहाँ तक मैं जानता हूँ हरेंद्र प्रताप को कि जेपी आंदोलन की उपज है हरेंद्र प्रताप, लेकिन जेपी आंदोलन से पहले भी छात्र आंदोलन में बहुत सक्रिय थे, और एक तरह से कहें तो 71-72 के आसपास भी आप टकरा रहे थे अपने मुद्दों को लेकर के छात्र आंदोलन की राजनीति में। तो वो सफ़र जो है वो कहें तो जेपी आंदोलन के पहले आप किस संगठन से जुड़े हुए थे? देखिए, पृष्ठभूमि तो पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, इसलिए कांग्रेस का था जी, और इसलिए कॉलेज में आने के बाद यूथ कांग्रेस मैंने ज्वाइन कर लिया था। यूथ कांग्रेस जी। उस समय संजय गांधी का जमाना था, काफी नहीं, दबदबा था। संजय गांधी उस समय नहीं आया था, उसके पहले की बात ये है। 71-72 की बात बता रहे हैं। अच्छा जी। मैं 69 में कॉलेज में आया, उसके बाद से ही मैं यूथ अपने ब्लॉक का यूथ कांग्रेस का काम देखता था। लेकिन 72 में एक कांग्रेस कार्यालय में आरा में इतनी मारपीट हुई जी, जिससे मुझे घृणा हो गई। ऐसे मेरे पिताजी 62 में ही सक्रिय राजनीति से अपने को अलग कर लिए थे, जैसे और उन्होंने कहा था कि ये नेहरू वंशवाद थोपना चाहता है। अच्छा। और इसलिए वो अलग हो गए थे, मैंने बहुत एक्टिव नहीं हुए, बहुत निराश हो गए थे जी। और इसलिए हमारे मन पर भी सबका था कि कहीं ना कहीं मुद्दों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। लेकिन हरेंद्र प्रताप जी, ये बात कि आप यूथ कांग्रेस से थे, लेकिन फिर आप ये रूपांतरण आपका विद्यार्थी परिषद या फिर संघ या फिर कहें तो बीजेपी के तौर पर ये कैसे होता है और क्यों कर होता है? यूथ कांग्रेस छोड़ी ही क्यों आपने? उसमें एक तो कोई कार्यक्रम तो था नहीं जी, और कोई विजन भी नहीं था, और मेरे मन के अंदर एक कुछ खोज करने की इच्छा थी। संयोग से ये कहिए कि मेरे कॉलेज में सबसे मेरे श्रद्धा के शिक्षक थे उमा शंकर पांडे, यूएस पांडे, केमिस्ट्री के बहुत अच्छे शिक्षक जी। वो एक दिन मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम देश के लिए कुछ कर सकते हो, तुम्हारी पृष्ठभूमि है और ये कांग्रेस में नहीं है, तुम विद्यार्थी परिषद ज्वाइन कर लो। और मैं 72 के जुलाई महीने में विद्यार्थी परिषद में आ गया। हरेंद्र जी, आप बता रहे थे कि कांग्रेस, यूथ कांग्रेस से जो आप आए, तो एक तो था कि कोई कार्यक्रम आपको लगा कि नहीं है, दूसरी एक और पते की बात आप बता रहे थे कि आपके पिताजी ने वो नेहरू के बारे में कुछ आगाह किया था, और कहीं ना कहीं कांग्रेस और नेहरू यह भी कहीं ना कहीं आपके मन में चीजें पल रही थी, शायद यह मेरी सही राजनीतिक 62 में ही मेरे पिताजी ने कहा था कि नेहरू वंशवाद को बढ़ावा दे रहा। अब बाद में मैं समझ पाया, क्योंकि जिस तरह से केरल में इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्टों की सरकार को बर्खास्त किया, तो मेरे पिताजी कहते थे डेमोक्रेसी का मतलब है अपोजिशन को सम्मान करना, और ये इंदिरा गांधी ने जो किया है वो बहुत गलत किया है। लेकिन हरेंद्र जी, आप विद्यार्थी परिषद में जब आए, संघ की शाखाओं में भी आप जाते रहे? बिल्कुल, उसके बाद संघ से संपर्क, पहले मैं विद्यार्थी परिषद आया। अच्छा, पहले विद्यार्थी परिषद, तब संघ के अंदर मेरा संपर्क हुआ, और फिर संघ के प्रचारक के नाते मैं अविवाहित जीवन की शुरुआत कर दी। मेरे छोटे भाइयों की शादी हो गई और मैं संघ का प्रचारक 2007 के 19 फरवरी तक रहा। ये हमें भी पता है कि आप अविवाहित हैं, और आप अपने परिवार को कहें तो संघ परिवार को आप बढ़ाना चढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन अपने परिवार यानी खुद के जरिए जो है आपने शादी ब्याह नहीं की। इसके पीछे भी कोई दर्शन रहा क्या? नहीं, वो संघ के अंदर जो प्रचारक व्यवस्था है जी, उस व्यवस्था में अगर वो परिवार में उलझता है ज़्यादा जी, जब तक तुम रहो तब तक ठीक से राष्ट्र का काम करो, और इसलिए प्रायः जो संघ के प्रचारक निकलते हैं वो अविवाहित रहते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि मेरे 7 पीढ़ी में कोई लड़कियां नहीं थी, इसलिए जब मेरे बड़े भाई की पहली बेटी हुई तो मैंने उसको अपनी बेटी बना लिया, और संयोग से वो जब 2000 में मैं यहाँ आई और आज नतनी है उसकी, तो मेरे लिए भी एक उम्र के इस ढलते पड़ाव में एक तरह से कहिए कि एक परिवार का आभास हो गया। और आप बेटियों के हिमायती भी माने जाते हैं। मैं शुरू से ही लड़कियों के पक्ष में रहा हूँ, और मैं बोलता भी बहुत था कि महिलाएं कभी अबला हो नहीं सकती, क्योंकि इस देश के अंदर पुरुष धन मांगता है लक्ष्मी से, शक्ति मांगता है दुर्गा और काली से, और विद्या मांगता है माँ सरस्वती से। उस देश की महिलाएं अबला कैसे हो सकती है? अबला तो पुरुष है, महिलाएं नहीं अबला। चलिए, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के भी हिमायती हैं, लेकिन एक महिला का
विरोध क्यों किया गया इस मुल्क में कहें तो, और वो संघ के जरिए भी किया गया। सोनिया गांधी का विरोध हुआ। देखिए, सोनिया गांधी महिला के नाते विरोध की बात नहीं है। जिस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत वो स्थापित हुई जी, अगर सोनिया जी मान लिया कांग्रेस में आती और वो परिवर्तन करती, जैसे कांग्रेस के अंदर चुनाव नहीं होता है, आप देख लें, तो 98 से वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनी है 13 वर्षों से। और दूसरी तरफ मैं बीजेपी को देखता हूं तो मैं 2001 में राजनीतिक क्षेत्र में आया जी। उस समय बंगारू लक्ष्मण हटे थे, जना कृष्णमूर्ति बने, उसके बाद में वेंकैया नायडू, उसके बाद अडवाणी जी, उसके बाद राजनाथ जी और आज नितिन गडकरी है। हर 3 साल पर कोई ना कोई बदल जाता है। तो एक डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर और एक राजतंत्र का स्वरूप जो था वो इंदिरा के दुखद घटना के बाद जो एक वंशवाद वाली जो बात, ये उसकी नकल सब पार्टियां शुरू करती। ये जो पिताजी हमारे कहे थे उसी का नकल है। नहीं तो लालू प्रसाद जेल जा रहे थे, उनके यादव में बहुत बड़े लोग थे, लेकिन हम भी इंतजार कर रहे थे। उस दिन हिंदी के श्री यादव से बातचीत हुई, हमने कहा कि आपका नेता कौन बनेगा, तो कहा कि मैं सबसे सीनियर, लेकिन पता चला कि जाते जाते अपनी पत्नी को उन्होंने बना दिया मुख्यमंत्री। चलिए, और चलिए, तो सोनिया की बात हो गई, वंशवाद का मामला है। राबड़ी देवी जो मुख्यमंत्री बनी बिहार की, उन सवालों पर भी मतभेद रहा, विरोध रहा, या फिर आप मानते हैं कि चलिए एक मैं राबड़ी जी का सम्मान करता हूं, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। ये दृष्टि क्या थी? मेरा कहना है कि आप बिहार के नेता थे, छात्र आंदोलन से निकले थे, लालू प्रसाद जी, आपको अपने पार्टी के किसी विधायक पर विश्वास करके उसको बागडोर देनी चाहिए ताकि बिहार का भला हो जाता। तो ये जो राजनीति की शैली थी उसको लेकर के आपका विरोध है कि ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, चलिए, अब बात ये कि आप राहुल गांधी को एक बड़े स्तर पर पेश किया जा रहा है प्रधानमंत्री के तौर पे। हरेंद्र प्रताप एक पार्टी संघ के नाते ही नहीं, एक चूंकि बहुत राजनीतिक सूझबूझ वाले नेता भी हैं हरेंद्र प्रताप, आपको क्या लगता है कि सोनिया के सवाल पर मतभेद हुए, विरोध हुए, राहुल को अगर पार्टी सर्वसम्मत से चुनती है, भेजती है, तो कहीं कोई विवाद फिर खड़ा होगा इधर से? नहीं, मैं केवल कांग्रेस की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी दलों के अंदर ये जो राहुल प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं जी, राहुल एक सिंबल है। संघर्ष से उनका बेटा युद्ध में आया ना, जैसे मेरे पिताजी संघर्ष किए, उसके बाद मैं संघर्ष नहीं, तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वो कई जगह जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी कितना आंदोलन करके लाठीचार्ज खा करके जेल गए। इस संघर्ष में आप भी उतरे हैं, हम लोग दोनों आदमी जेल में रहे हैं। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मैं अपने एक संघर्ष के साथी से बात कर रहा हूँ। वो दर्द जो पैदा नहीं होता है, जो लाठी जब तक पुलिस की नहीं पड़ती है, तब तक संघर्ष का मतलब क्या होता है? जेल में जाइए, लाठी खाइए। ये अचानक जो राजकुमार लोग उतारे जा रहे हैं, सभी दलों में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अंदर नहीं हो रहा है। बीजेपी के अंदर भी मेरे बेटे को टिकट दे दो। अरे क्यों, तुम्हारे बेटा ने क्या किया है? तुमने पार्टी के लिए काम किया था, तुम्हारे बेटा ने क्या किया? ये जो शुरुआत हुई है, ये भारतीय राजनीति को बहुत ही गलत दिशा में ले जाएगी। इसको रोकना चाहिए। हरेंद्र प्रताप का यही जो बिंदासपन है, तो कई बार टकरा जाते हैं अपने ही दल के नेताओं से, अपने ही पार्टी से। कैसे, क्यों होती है टकराव, क्यों होता है टकराव, इस पर भी जानेंगे। लेकिन अभी फिर एक बार वक्त हो चला है ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमारे साथ हैं बीजेपी के कद्दावर नेता हरेंद्र प्रताप।